Hello everyone, this is Ravi Jha. I am a criminal defense counsel in इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर IQ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके यूपी PCSJ डेट के एग्जाम को ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है और उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास वक्त बहुत ही कम है और इन्हीं कम समय सीमा या वक्त के अंदर हमें हर उस महत्वपूर्ण टॉपिक को देखना है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आज आपके साथ मैं रवि झा जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम के लॉ पेपर के अंदर एक सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलता है, जिस सब्जेक्ट को आमतौर पे हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय संस्था के नाम से जानते हैं। और उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपके सिलेबस का, दैट इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र का अधिनियम। जब हम इस संयुक्त राष्ट्र के अधिनियम की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 को देखने की जरूरत होती है, जो आमतौर पे इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी की बात करता है, जो आमतौर पे हर उस मेजरमेंट की बात करता है जिससे कि हमारी तरफ आने वाले हर खतरे को या तो वक्त से पहले ही खत्म कर दिया जा सके या उस खतरे से कम नुकसान हो। इसके अलावा जब हम अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट होते हैं जिनके लिए हर बार हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते हैं। तो आमतौर पे इवन दो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का गठन किया गया है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट और भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है जहां पे अगर आप चाहें तो आप अपने डिस्प्यूट के रिगार्डिंग सेटलमेंट कर सकते हैं या एडजस्टमेंट कर सकते हैं और वो चीजें अमूमन आपको आर्बिट्रेशन, मीडिएशन या कंसिलिएशन सेंटर के रूप में देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब एक जगह पर कई सारे मेंबर स्टेट इकट्ठा होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनके बीच में आपस में कोई विवाद हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो विद्रोह को उठाने की कोशिश करें। तो वहां पे भी सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या यूएन के पास कोई ऐसा पैरामीटर्स है, क्या यूएन के पास कोई ऐसी डिवाइस है जिस डिवाइस या जिस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए उन विद्रोहों को समय से पहले दबाया जा सके। और उसको दबाने की जो प्रक्रिया होगी वो जरूरी नहीं है कि युद्ध के बदले युद्ध हो, बल्कि उसके लिए शांति जैसी प्रक्रिया का भी यूज किया जा सकता है। तो अमूमन ये जो आर्टिकल 1 है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पे सबसे पहले ये बताता है कि आखिर यूएन चार्टर का जो प्रिंसिपल है आखिर उसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद वो ये भी बताता है कि आखिर हमारा जो टारगेट है जो कि हमें अचीव करना है वो क्या है। तो अगर हम अपने टारगेट की बात करते हैं तो बेसिकली इसका एक फिक्स टारगेट है कि जितने भी यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में आपस में एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सुरक्षा और शांति की व्यवस्था मेंटेन रहे। इसके अलावा जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे समस्याएं हैं, जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे गोल्स हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारधाराएं हैं, उनका आदान प्रदान हो ताकि हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। अब ये तो सवाल ये रहा कि अगर ये आपसे मेंस में पूछा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इनएक्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो तब आप आर्टिकल 1 का सहारा लेके आप अपने उत्तर को एक उचित रूप में दे सकते हैं। लेकिन जो अगर प्री में आपसे सवाल पूछा गया तो बेसिकली कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशंस की, तो आपको पता होना चाहिए कि इवन दो यूनाइटेड नेशन जैसे शब्द का प्रयोग 1941 में किया जा चुका था, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट अगर हम इसके स्थापना की बात करते हैं तो ये फाउंड हुआ या आपका इन द ईयर ऑफ 1945। जब हम इसके बेसिक उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका दो ही उद्देश्य है, इंटरनल पीस और सिक्योरिटी, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। अगर हम इसके ओरिजिनल मेंबर की बात करते हैं यानी कि 1945 में जब चार्टर साइन किया गया था उस वक्त इसके मेंबर स्टेट थे आपके 51। ये बात अलग है कि वास्तव में 50 ही सदस्य थे। पोलैंड ने बाद में जाकर इस चार्टर के ऊपर अपना साइन किया था, शायद उसकी कोई व्यक्तिगत समस्या थी। लेकिन अगर हम आज 2023 की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में यूएन के अंदर 193 मेंबर स्टेट्स हैं। और आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर मैं इस वीडियो के दौरान स्टेट वर्ड का जिक्र करता हूं तो स्टेट का मतलब आपके राज्य की बात नहीं की जा रही है, बल्कि एक मुल्क की बात की जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हम अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पे अमूमन हम किसी भी मुल्क को या किसी भी राष्ट्र को हम स्टेट के नाम से ही प्रिडिक्ट करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लास्ट कंट्री आपकी ऐड हुई थी यूनाइटेड नेशंस में, वो थी आपकी साउथ सूडान। इसका एडिशन डेट है आपका जुलाई 2011। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है और बेसिकली ये आपका जो संयुक्त राष्ट्र है ये आपका अस्तित्व में आया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर इस चार्टर को किस जगह पर साइन किया गया, तो वो जगह थी आपकी सैन फ्रांसिस्को। इन द ईयर ऑफ 1945 50 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उस जगह पर आए। उन्होंने बकायदा उस चार्टर के ऊपर साइन किया और ये शपथ ली कि अब वो इस संविधान के द्वारा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं उसके प्रति वो ओब्लाइज्ड हैं और वो अपने दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे। जिस डेट के ऊपर चार्टर साइन हुआ वो डेट थी आपकी 26 जून 1945 और फाइनली आपका ये जो संविधान था या जो ये चार्टर था ये आपका लागू हो गया 24 अक्टूबर 1945 से। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसी के साथ आज की परिचर्चा को यहीं पर समाप्त किया जाता है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पेपर में जो यूएन है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपको ना सिर्फ इसके बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए बल्कि आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड ही सवाल आपसे पूछ लिया करते हैं। और इसी के रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी आपका एक स्पेशल यूपी पीसीएसजे बैच रिवीजन के नाम से चल रहा है और अगर आप उसमें अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके एनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच to all of you for all your love and support to the team of Target for IQ.